नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 5वें चरण की 49 सीटों पर मतदान के साथ ही कुछ ही देर बाद 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, यानी 80% जो देश भर में चुनाव है वो पूरे हो जाएंगे। यानी देश भर की 80% सीटों पर ये चुनाव पूरे हो जाएंगे अब से कुछ देर बाद। और 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर बिल्कुल अंतिम समय का मतदान जारी है। ये चुनाव 695 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार प्रसार में झोंक दी है। मैं आपको बता दूं कि ये भले ही 49 सीटें हैं, सबसे कम सीटों का यह दौर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दौर है 5वें दौर का चुनाव, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो पूरे 543 सीटों का जो समीकरण बनेगा उनमें ये 49 सीटें बहुत बड़ा किरदार निभाएंगी। अगले 1 घंटे में हम आपको जनादेश में बताएंगे पूरी सीटों का लेखा जोखा, क्या वोटिंग परसेंटेज है, क्या राजनीतिक समीकरण है, किसकी कितनी ताकत इन सीटों पर लगी है। ये सारी जानकारी अगले 1 घंटे में हम आपको देंगे। हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक एक राज्य के चुनावी समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि भले ही 5वें चरण की सबसे कम सीटें हैं 49 सीटें, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, इसलिए ध्यान से समझिए इन सीटों पर चुनावी गणित, चुनावी समीकरण, चुनावी दांवपेच क्या कहते हैं। हमारे साथ होंगे हमारे रिपोर्टर देश भर से और होंगे एक्सपर्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य में कहां कहां कितनी कितनी सीटों पर चुनाव है और कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव सीटों के लिहाज से। राज्यवार तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, एक करके हम आपको अभी थोड़ी देर में ग्राफिक्स दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। हम बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश में आज किन सीटों पर चुनाव होने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, जैसे आप सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश में आज 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये 14 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस सीट में अमेठी है, रायबरेली है और लखनऊ है। अमेठी जहां से स्मृति ईरानी मैदान में राहुल गांधी सीट छोड़ चुके हैं, वहीं रायबरेली जहां से राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद अब वो 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके अलावा लखनऊ सीट जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव यही कहावत दोहराई जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और यही कहावत मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश किसके रास्तों से दिल्ली की सत्ता प्राप्त की जाती है, इसलिए 14 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए अब अगले राज्य की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद तो महाराष्ट्र इस वक्त पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र पर लगी हैं। आज 13 सीटों पर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र एक यक्ष प्रश्न बनकर 2024 के चुनावों में उभरा है। महाराष्ट्र में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या हवा बह रही है, ये कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और 2024 के जब नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और महाराष्ट्र की कुल सीटों में से जो 13 सीटें आज 5वें चरण में जिन पर चुनाव होने वाला है, वो एक बहुत बड़ा रोल 2014 के नतीजों में निकाल सकती है। पश्चिम बंगाल पिछले 3 लोकसभा चुनावों से देश के हर नागरिक की नजर पश्चिम बंगाल के चुनावों पे लगी रहती है। टक्कर बड़ी जबरदस्त टीएमसी और बीजेपी के बीच है। बीजेपी को बहुत यहां से उम्मीद है। 7 सीटें। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे 7 चरण के अंदर मतदान हो रहा है, जिससे यहां पर जो हिंसा के लिए जो पश्चिम बंगाल बदनाम था चुनावी हिंसा के लिए, उस पर रोक लगाई जा सके। आज 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये 7 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में। आइए अब सीधे रुख करते हैं बिहार का। बिहार की 5 सीटों पर आज चुनाव होने वाला है और बिहार हमेशा से भारत की राजनीति में, भारत की चुनावी सियासत में, चुनावी आंकड़ों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। और इस बार आज 5वें दौर में 5 सीटों पर बिहार में मतदान किया जा रहा है। अगला राज्य है ओडिशा, जिसको हम पहले इस राज्य का नाम उड़ीसा था। और उड़ीसा को लेकर बहुत सरगर्मी 2014 और 2019 या उसके पहले नजर नहीं आती थी, लेकिन 2024 में उड़ीसा पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि बीजेपी को इस राज्य से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि यहां पर उनकी सीट अगर बढ़ती है तो जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है 400 पार का, वो शायद पूरा होने की उनकी उम्मीद जो बनती है
उसमें से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य है। आइए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला राज्य है झारखंड, जहां की 3 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होना है। यह बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा था 2019 में। बीजेपी को इस बार यहां से बहुत उम्मीदें हैं 2024 में भी, और आज 3 सीटों पर झारखंड में वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज एक सीट पर चुनाव हो रहा है, बारामूला की वो सीट है। और ये जो चुनाव है बारामूला का, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले दौर में देखा, चौथे दौर में देखा कि वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर की सीट पर बढ़ा है। पिछली बार 34% वोट बारामूला की सीट पर, जम्मू कश्मीर की जो लोकसभा सीट है बारामूला, जहां चुनाव है, उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 34% वोट डाला गया था। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। वहीं लद्दाख की एक लोकसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं, और अब से कुछ घंटे बाद, अब से 1 या 2 घंटे बाद यहां पर मतदान समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 49 सीटें जो हमने बताई राज्यवार, कहां पर कितनी सीटों पर आज 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं। तो 5वें चरण में चुनावी मैदान में 695 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिसमें से 82 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 613 पुरुष अपनी उम्मीदवार जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए देखते हैं कि पार्टीवार उम्मीदवारों की संख्या क्या है। जो 695 उम्मीदवार है उसमें ज्यादातर निर्दलीय हैं। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि 591 जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय हैं, लेकिन 40 सीटें, मैंने कहा कि ये चरण जो 5वें चरण का चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के 40 उम्मीदवार इन 49 सीटों पर मैदान में है। वहीं कांग्रेस के 18 उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी, जिसका रिकॉर्ड है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी भले ही वो चुनाव लड़ती है, हालांकि बहुत सफलता उसे नहीं मिलती है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पूरे भारत में बना रहे उसका, इसके लिए वो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि 46 सीटें, 49 में से 40 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। 591 निर्दलीय उम्मीदवार है। आइए अब जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की जीत का सीटों का समीकरण क्या कह रहा है और क्या कह रहा था 2019 में। आप देख सकते हैं इस ग्राफिक्स में, बड़ा ही दिलचस्प ग्राफिक्स है, इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो पिछली बार इन 49 सीटों पर, जो 5वें चरण की 49 सीट्स हैं, उनमें जो 2019 के नतीजे थे उनमें से 40 सीटों पर एनडीए जीती थी। मैं आपको बता दूं कि इनमें से 32 सीटें अकेले बीजेपी की थी। वहीं कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी और अन्य दलों को 2 सीटें। पिछली चुनाव के नतीजे 2019 के जो नतीजे थे इन 49 सीटों में इस प्रकार आए थे। इस प्रकार ये आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 40 सीटें एनडीए को मिली थी इन 49 सीटों में। तो आप समझ सकते हैं कि ये 5वें दौर का जो मतदान हो रहा है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं 5वें चरण के चुनाव में और भी क्या दिलचस्प आंकड़े हैं। हम देखते हैं कि वो वीआईपी कैंडिडेट्स कौन हैं जो इस 5वें चरण में, जिनकी किस्मत का फैसला अब से थोड़ी देर बाद ईवीएम में बंद हो जाएगा। हम देख सकते हैं लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरी बार यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, क्योंकि पीयूष गोयल के बारे में नहीं माना जा रहा था वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने उनका नाम चुना और बहुत दमदार तरीके से मुंबई उत्तर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं पीयूष गोयल। अगला नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी की सीट को लेकर जितनी चर्चाएं 2024 के चुनाव में हुई है, शायद उस किसी और नेता को लेकर इतनी चर्चा नहीं हुई है। वो अमेठी से लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे, सस्पेंस बना रहा, और अंतिम समय में उन्होंने रायबरेली चुना। वो रायबरेली जहां पर अब अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, और राहुल गांधी की किस्मत अगले कुछ घंटे में, 1 या 2 घंटे में उसका फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, रायबरेली। आइए अगली सीट देखते हैं। अगली सीट अमेठी, जिस पर सबसे ज्यादा, वो सीट है अमेठी, जिस पर 2019 पे भी सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी और 2024 पे भी हो रही है। इस बार यहां से स्मृति ईरानी मैदान में है। पिछली बार यहां से उन्होंने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में हराया था। वहीं जम्मू कश्मीर बारामूला सीट, यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुकाबला कड़ा है बारामूला से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को काफी उम्मीदें हैं। और अगली सीट है बिहार की सारण, जहां से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है। उनके सामने जो टक्कर मिल रही है उन्हें आरजेडी से, बहुत तगड़ी टक्कर है। और राजीव प्रताप रूडी के बारे में बता दूं कि मोदी की जो 01 गवर्नमेंट की पहली सरकार थी उसमें मंत्री भी रहे थे केंद्रीय, राजीव प्रताप रूडी।
और अगली सीट है बिहार की सारण, यह वही सीट है और यहां से रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव के परिवार का एक नया चेहरा, उनकी बेटी जो सिंगापुर में रहती थी, अब सिंगापुर से सीधे सारण आकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। और बिहार की हाजीपुर सीट, ये रामविलास पासवान का गढ़ मानी जाती थी, अब उनके बेटे चिराग पासवान यहां से चुनावी मैदान में, और हाजीपुर से वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी उम्मीदें हैं कि जो पिता की विरासत है, रामविलास पासवान की जो विरासत है, उसे कितना अपने हाथों में रख पाएंगे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। ये अगले 2 घंटे में उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आइए जानते हैं 5वें चरण में वो कौन सी सीट है जिन पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि सीट वीआईपी सीट भी हम इनको मान सकते हैं। लखनऊ में आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में, रक्षा मंत्री, उनके सामने रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सामने मैदान में है और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला लखनऊ में देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी मान रही है कि बहुत आसान सीट है। वहीं महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर में, मुंबई उत्तर सीट से पीयूष गोयल के सामने कांग्रेस के भूषण पाटिल मैदान में है। पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि चुनाव कितना दिलचस्प होता है। ये 4 जून को इसके नतीजे में ही सामने आ पाएगा। और सबसे जबरदस्त सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में इस वक्त हो रही है वो है रायबरेली। अंतिम दौर का मतदान चल रहा है। राहुल गांधी मैदान में है, उनके सामने बीजेपी के धाकड़ नेता दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अगली सीट है रायबरेली से लगी हुई अमेठी। गांधी परिवार की सीट मानी जाती थी, लेकिन 2019 में यहां पर स्मृति ईरानी जिस बार भी मैदान में, उन्होंने गांधी परिवार का वर्चस्व 2019 में समाप्त कर दिया राहुल गांधी को हराकर। और इस बार गांधी परिवार ने नया दांव चलाया। अपने परिवार के किसी सदस्य को न उतारकर अपने सेक्रेटरी किशोरी लाल शर्मा को, जो लंबे समय से 40 सालों से अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार का कार्य देखते थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है और राहुल गांधी अब रायबरेली सीट पर चले गए। अगली सीट है बारामूला, जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण सीट। उमर अब्दुल्ला यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं सामने है सज्जाद गनी लोन। मुकाबला दिलचस्प होगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि यहां का बारामूला का वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है। तो अगली सीट है बिहार की सारण, और बिहार की सारण इस वक्त पूरे बिहार की नजर, और देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत की नजर जो है सारण सीट पर लगी है, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर यहां पर हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अभी हाल ही में राजनीति में कदम रखा है, सिंगापुर से सारण आई है, चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। और बिहार की हाजीपुर सीट, जहां से चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी से उन्हें टक्कर मिल रही है शिवचंद्र राम से। और ये बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि हाजीपुर सीट पहली बार यहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ने आए। यहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा भी की थी और चिराग पासवान की तारीफ में बड़े कसीदे पड़े थे। बहुत तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान की थी। आइए अब अगली सीट पर बढ़ते हैं। अगली सीट है महाराष्ट्र की कल्याण। बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पूरी ताकत या कहें उनकी पूरी राजनीतिक वजूद दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे यहां से चुनावी मैदान में है और उन्हें टक्कर मिल रही है वैशाली राणे से, उन्हें टक्कर मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत शिंदे के लिए कल्याण में अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक जबरदस्त आम सभा भी की थी। आइए अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। और अगली सीट है महाराष्ट्र की भिवंडी सीट। मुंबई से लगा हुआ इलाका है। यहां से कपिल पाटिल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। वहीं सुरेश गोपीनाथ महात्रे इस वक्त उनको चुनौती दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हम आपको बता दें कि अभी भी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, मतदान के लिए कतारों में लगे हुए हैं, वो अब भी वोट डाल सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन बस कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटे बाकी है, कुछ ही समय बाकी है जब ये 5वें चरण का मतदान खत्म हो जाएगा। और 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी के साथ ही 695 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर अब ईवीएम में बंद हो गई है और देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले हैं। तो कैसा रहा 5वें चरण का मतदान, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।
पांचवें चरण में लद्दाख और बारामूला समेत देश के अलग अलग हिस्सों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ बुजुर्ग मतदाता भी सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। पहली बार मैं वोट कर रही हूँ, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है और मन में ये था कि हम उसके लिए वोट करें जो हमें प्रोग्रेस दे या जो हमें नौकरी दे। आजकल के युवा नौकरी चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि वोट की प्रोसेस ऐसी होती है, बट पहली बार खुद से वोट देकर बहुत अच्छा लगा है। ना मतदान है, जहाँ देना है खुशी से दे सकता है, अपना सरकार चुनना है। देश में बहुत प्रगति हुआ है, आगे भी होना चाहिए। इसी चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट के लिए भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बडगाम के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। युवाओं के साथ साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में कश्मीरी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जमहूरी निज़ाम जो है इसी बुनियाद पर ही खड़ा है और इसी बुनियाद से चलता है। अगर हम इस किस्म के एक्शन नहीं होंगे या इस किस्म का प्रोसीजर नहीं होगा तो जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, उसे हम कहेंगे डिक्टेटरशिप है। बदलाव जरूरी है और अगर बदलाव नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर फिर डार्क में है। तो मुझे लग रहा है कि ये सही स्टेप है। हर एक को चाहिए कि वोट डालने के लिए आए घरों से, क्योंकि पास्ट अगर हम देखेंगे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो अभी खुशहाली का मौसम है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में हुए पहले संसदीय चुनाव में भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। लेह और कारगिल में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग नजर आए। बलांगीर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पटनागढ़ के मतदान केंद्र में 1 फुट 6 इंच लंबी 47 वर्षीय विनीता सेठ ने अपना वोट डाला। हर मतदान केंद्र पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था नजर आई। मन था वोट डाल करके आऊं और जिनको डाला है उनको मैं बहुत लाइक करती हूँ। लोकतंत्र के लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज। हाँ, और मैंने हमेशा डाला है। व्यवस्था अच्छी थी, फोटो खींचे, हमको बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि मैं पहला वोट डालती टीचर थी, मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, तो इसलिए बड़ी खुशी है। पश्चिम बंगाल में हुई छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल के हुगली में भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने मतदान में धांधली के आरोप लगाए, तो वहीं उत्तर 24 परगना में बैरकपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा महिला मतदाताओं को रोका गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए उनमें उत्तर प्रदेश की फैजाबाद, रायबरेली और अमेठी समेत 14 सीटें शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई शहर की सभी सीटों के अलावा कल्याण, धुले और नासिक समेत 13 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य में सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर भी मतदान संपन्न हुआ। 5वें चरण के मतदान के साथ ही इन 49 सीटों पर कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया है। चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 69.16% रहा, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ। एसबीआई की रिसर्च में पाया गया है कि 4 चरणों के चुनाव में लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में कुल मिलाकर 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और महिलाएं भी भारी संख्या में मतदान में हिस्सा ले रही हैं। 2019 के आम चुनावों में 5वें चरण की इन्हीं 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 4 और बीजेडी को 2 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस, जदयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोजपा को 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। अब देखना यह होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है, लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
तो इस तरह देखा आपने कि 5वें चरण का जो महत्वपूर्ण 49 सीटों का चुनाव है वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है ये चरण, और बिल्कुल जो मतदान है वो बिल्कुल अंतिम समय में इस समय वोट डाले जा रहे हैं। कुछ देर बाद मतदान समाप्त हो जाएगा और सबकी नजरें इस बात पर लगी रहेंगी कि इस राउंड में, 5th राउंड में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। और यहाँ पर जो सीटें हैं 49 सीटें, वहाँ पर कई जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर डीडी न्यूज़ के रिपोर्टर्स तैनात हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से धीरज कुमार हैं, वहीं बारामूला से रमा त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज तो हमारे साथ, जैसा हमने बताया कि मुजफ्फरपुर से धीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं बारामूला से हमारे साथ मौजूद हैं रमा त्यागी। रमा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बारामूला में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि टक्कर जो मानी जा रही थी उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन के बीच में, लेकिन बीच में जो है इंजीनियर राशिद भी मैदान में कूद गए हैं, जेल से उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो किस तरह की टक्कर आज बारामूला में दिन भर देखने को मिली? देखिए, टक्कर ने इस चुनाव को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। हालांकि जब उमर अब्दुल्ला श्रीनगर को छोड़कर बारामूला से उन्होंने अपना नामांकन किया था, तो सभी की नज़रों में ये जो सीट थी इस पर लग गई थी कि क्या इसमें क्या वजह रही वहाँ जाने की, और किस तरह की टक्कर उन्हें सज्जाद लोन देंगे, क्योंकि सज्जाद लोन का भी काफ़ी जो यहाँ पर प्रभाव है वो कई जो विधानसभा सीट है उसमें, ज़्यादातर विधानसभा सीटों में देखा जा रहा था। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा बारामूला, लेकिन श्रीनगर जो है वो परंपरागत जो सीट थी वो इन लोगों की थी। यहाँ पर जाने का डीलिमिटेशन के बाद जिस तरह से जो सीट्स हैं, अगर हम बताएं कि जो साउथ कश्मीर की 2 सीट्स थी वो यहाँ श्रीनगर सीट में आ गई थी। श्रीनगर से 2 सीटें जो थी वो बारामूला सीट के अंदर आ गई थी, जो विधानसभा सीटों की मैं बात कर रही हूँ। तो जिस तरह से ये एरियाज गए और जो जिन सीटों का प्रभुत्व था, जिन पार्टीज का प्रभुत्व था उनके ऊपर, उनमें एक हलचल होना जो था वो स्वाभाविक था। और उसी को देखते हुए कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला के लिए जो बारामूला है वो अपनी सेफ सीट मानकर चल रहे हैं, इसीलिए श्रीनगर छोड़कर वो बारामूला वहां पर गए। लेकिन वहां पर सज्जाद लोन भी उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उस एरिया में काफी उनका, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, प्रभाव माना जाता है। और इसके साथ ही लगातार जिस तरह के जो मुद्दे थे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने मुद्दा बनाया था 370 को और 370 और स्पेशल स्टेटस को, जबकि जो सज्जाद लोन है वो कह रहे थे कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी। लेकिन अब इंजीनियर राशिद ने जिस तरह से एक त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना दिया, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगातार एक बड़ी भीड़ जो थी युवाओं की, उनके बेटे उनके लिए प्रचार कर रहे थे और उनके साथ थे, तो एकदम से जिस तरह से दोनों ही दलों में विचारों की सुनामी जिस तरह से आ जाती है, प्रचार तेज किया उन्होंने अपना, और उसके बाद जो है लुभाने की तमाम कोशिशें की। तो उससे ये बड़ा रोचक हो गया है, क्योंकि अगर उनका हम देखते हैं, इंजीनियर रशीद का अगर हम देखते हैं, तो जो उनका बेटा है, उनके बेटे ने जो प्रचार किया, उसने 370 का नाम नहीं लिया, उसने किसी और चीज का नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ ये कहा कि जो युवा है, जो युवा आज मेन स्ट्रीम में आना चाह रहा है, जब हम कश्मीर की बात करते हैं रमा, जो भ्रमित है, तो इन सब मुद्दों ने बिल्कुल रमा, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, और पिछली बार बड़ी चर्चा का विषय बनी श्रीनगर सीट, क्योंकि 1996 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई थी। बारामूला में आज मतदाताओं का उत्साह किस तरह का देखने को मिला? देखिए, उत्साह जो था वो अभूतपूर्व भी है और ऐतिहासिक भी है। अगर पिछली बार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वोट थे वो बारामूला सीट पे पड़े थे, वो 34% थे। कई इलाके ऐसे थे जो 0% पर ही रह गए थे। 1996 में यहाँ पर 50% वोट हुआ था, लेकिन जो 3 बजे का आंकड़ा हमें मिला था वो 45% वोट हो गया था। और इसमें यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है, बारामूला में मैं एक जगह थी जिसे आजादगंज कहते हैं, और उसे जीरो टाउन भी कहा जाता है। और जीरो टाउन, रमा मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, रमा मैं आपको रोक रहा हूँ, जो है सेंसिटिव माना जा रहा था, उसके जैसा था जी। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आप बहुत बड़ी खबर इस वक्त दे रही हैं कि 3 बजे तक बारामूला में 45% वोट गिर चुका था, यानी कि 5 बजे तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा। कहां पिछली बार सिर्फ 34% और इस बार शायद अब तो ये 50% से भी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है रमा।
बिल्कुल 50% से ये ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं जो रिमोट एरियाज हैं, जो गांव हैं, वहां पर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। मैं आपको बता रही थी वो जीरो टाउन कहा जाता है बारामूला का, और वहां पर जो है पिंक बूथ बनाए गए थे और वहां जो लोग आ रहे थे वो कह रहे थे आप ये जानिए कि जब 70 साल के एक बुजुर्ग कहते हैं कि लास्ट मैंने कब वोट डाला था मुझे नहीं पता, 35 से 55 साल के जो लोग कह रहे हैं हम भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो वहां पर किस तरह की लोकतंत्र में आस्था थी या किस तरह से ये प्रोसेस हुआ था आप समझ सकते हैं। लेकिन आज रमा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में वहां पर बाहर निकल गई। यहाँ पर जी एक और मैं आपको बता दूं, मैं आपका फिर से आऊंगा, अभी एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, जगह है वो वायलेंस के लिए जाने जाती थी। अभी एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है रमा, और ब्रेक के बाद हम धीरज कुमार जो मुजफ्फरपुर से हमारे साथ हैं, वहीं अश्विनी जो वीआईपी सीट अमेठी से हमारे साथ हैं उनके पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मैं कैप्टन होता ना ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका जनादेश में स्वागत है, और 5वें दौर का मतदान अब करीब करीब समाप्त हो चुका है और कांटे की टक्कर 49 सीटों पर देखी जा रही है, और 49 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये 543 सीटों का भले एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, इसलिए ये 49 सीटें 5वां दौर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस 5वें दौर में आज दिन भर किस तरह का मतदान रहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग जगहों से हमारे डीडी न्यूज़ के संवाददाता। ब्रेक से पहले हम रमा त्यागी से बात कर रहे थे जो बारामूला से हैं, वहीं मुजफ्फरपुर से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार, और वहीं अमेठी वीआईपी सीट से अश्विनी मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। धीरज, बिहार में आज 5 सीटों पर मतदान था। निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर एक महत्वपूर्ण सिटी है क्योंकि राजभूषण चौधरी की साख यहाँ पर दाव पर लगी हुई है, लेकिन सारण और हाजीपुर पर भी देश की निगाहें लगी हुई हैं। बिहार में आज 5 सीटों पर किस तरह का मतदान रहा और अंतिम समय तक क्या वोटिंग परसेंटेज और क्या बयार बहती हुई दिखाई दी? धीरज, देखिए अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज की जो बात बिहार के मतदान पे हो रही है, तो 3 बजे तक का इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी तक आया है। हालांकि अभी 5 से ज्यादा बज रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मतदान का प्रतिशत है वो 60% के करीब होगा, क्योंकि अभी जो अगर हम मुजफ्फरपुर सीट की बात करें तो तकरीबन 50% मतदान 3 बजे के करीब हुआ था और अभी लगभग 2 घंटे का समय बीता है। और जिस तरीके से हमने सुबह से देखा कि जो मतदान केंद्रों पर जो लोगों की कतारें मुजफ्फरपुर में देखी गई, उसके आसपास के गांव में जहां जहां भी मैं गया वहां देखी गई। देखिए मुजफ्फरपुर का जो चुनाव है इस बार का वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दोनों जो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार ने अपनी अपनी सीटें बदली है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से जो अजय निषाद थे वो लगभग 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन जबकि सर्वे आया, सर्वे में बताया गया कि अजय निषाद के खिलाफ वहां पे जो सर्वेक्षण है उसमें उनका नाम निगेटिव जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अजय निषाद की टिकट काट दी और अजय निषाद का टिकट कटते ही अजय निषाद कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस अजय निषाद को टिकट देती है। दूसरे जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी, उन्होंने 2019 के चुनाव में वीआईपी की सीट से चुनाव लड़ा था। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। जहां तक वोटिंग की बात है, वोटिंग में जिस तरीके से लोगों की जो खास करके महिला मतदाताओं की जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें
सुबह से देखी गई और शाम तक ये कतारें बनी रही, तो उस आधार पे ये कहा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर की स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल है। तीसरी जो सबसे बड़ी बातें हैं, अगर हम बिहार के चुनावी पैटर्न को अगर साफ तौर पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पूरे बिहार का चुनाव जातीय गोलबंदी के आधार पे हो रहा है। ये देखना हर सीटों पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस जाति का झुकाव किस तरफ है। मुजफ्फरपुर की अगर हम स्थिति को जान लें, अजय निषाद के सामने एक चुनौती है। हमने कई स्थानीय लोगों से वहां बात करने की कोशिश की। अजय निषाद के पिताजी जय नारायण निषाद वहां से 4 बार के सांसद रहे। लोग कहते हैं कि जय निषाद जबकि अपनी गाड़ियों से उतरते थे और पैदल चलते थे तो लोगों के घर घर तक जाते थे, उनके दरवाजे तक पहुंचते थे, उनके बारे में जानते थे। वो स्थिति अजय निषाद के साथ नहीं है, ऐसा वहां के लोग बताते हैं। हालांकि लोगों का ये भी आरोप है कि राजभूषण चौधरी हैं जो बाहरी उम्मीदवार हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरनगर के ही एक मतदान केंद्र से मतदान किया और लोगों को उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो मुझे बाहरी बता रहे हैं वो खुद बाहरी हैं, क्योंकि दरअसल अजय निषाद का जो वोट है वो हाजीपुर में पड़ता है और राजभूषण चौधरी उन्होंने मतदान आज किया है वो मुजफ्फरपुर की एक सीट से किया है। तो उस बातों को भी आज डॉक्टर अजय निषाद ने बाहर किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो बीजेपी का जो वोटर जो कि अभी तक चुप था या किसी तरीके से वो बोलने की स्थिति में नहीं था, तो उसका आज जो रुझान है वो मतदान की तरफ दिखा। दूसरी सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में कहा गया कि 2 सीटें हॉट सीटें हैं, जिसमें एक सीट सारण की है और दूसरी सीट हाजीपुर की है। सारण सीट पे ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों का मुकाबला जोरदार है। कोई चुनावी विश्लेषक, चुनावी पंडित ये नहीं बता सकता है कि सारण की स्थिति का असली सच क्या होगा, क्योंकि हालांकि अभी लगभग 6 बजे 5:30 बजे हैं, आधे घंटे में मतपेटियां बंद होना शुरू हो जाएगा। तो शाम तक हो सकता है कि वहां से कुछ खबरें निकले कि आखिर किसके पक्ष में ज्यादा। अच्छा, और हाजीपुर को लेकर क्या है? मामला कांटेदार हाजीपुर को लेकर अगर आप हाजीपुर की सीट की बात करें तो हाजीपुर जो रामविलास पासवान की परंपरागत सीटें रही है, अभी इस बार उनके बेटे चिराग पासवान वहां से उम्मीदवार हैं और आरजेडी से वहां शिवचंद्र राम जो बिहार सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, वो उम्मीदवार हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पारिवारिक पकड़ चिराग पासवान की रामविलास पासवान की जो हाजीपुर की सीट से रही है, और लोग इस बार ये भी बता रहे हैं कि एक जो चिराग पासवान को रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद पहली बार चिराग पासवान हाजीपुर की सीट पे आए हैं, तो चिराग पासवान को सहानुभूति का वोट भी मिल सकता है। तो हमारे साथ अश्विनी मिश्रा भी हैं, हमारे साथ अश्विनी मिश्रा भी हैं, भारत की सबसे वीआईपी सीट में से एक अमेठी से। अश्विनी, अमेठी चुनाव आप पहले भी कवर कर चुके हैं। 2019 में जो माहौल था, जिस तरह की गर्मी अमेठी के चुनाव में देखने को मिल रही थी, क्या वो अमेठी में इस बार भी वो गर्मी है? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि भले ही गांधी परिवार के पीए या करीबी कहें केएल शर्मा मैदान में है, लेकिन प्रचार की कमान पूरी तरह से प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी। इसलिए लोग कह रहे थे कि ये मुकाबला इस बार प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी नजर आ रहा है। आज दिन भर कैसा रहा अमेठी का हाल? निश्चित तौर से जैसा आप कह रहे हैं, 2019 के मुकाबले अगर देखें तो 2019 के मुकाबले गर्मी भी ज्यादा रही, चुनावी सरगर्मी भी बहुत ज्यादा रही। काफी तापमान बढ़ा रहा, राजनीतिक तापमान भी और मौसम का तापमान भी। उत्तर प्रदेश के 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। 55.88% मतदान दर्ज किया गया है 5 बजे तक। अगर अमेठी की बात करें तो 52.68%, और अमेठी की अगर अन्य सीटों की बात करें, बगल में जो रायबरेली सीट है वहां पर 56.26% मतदान रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा मोहनलालगंज में 60% के आसपास और गोंडा 50% के आसपास, जो कि बेहद कम माना जा सकता है। और लखनऊ सीट जिस पर सबकी सबसे ज्यादा नजर है, वहां पर 49.88% मतदान दर्ज किया गया है। यानी कि शहरी मतदाताओं का रुझान आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कम है। अमेठी की बात करें तो अमेठी बेहद 5 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश के और सभी जो 49 सीटों के हैं। जी उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूं। ठीक है, हम एक बार फिर धीरज और रमा त्यागी का भी रुख करेंगे और हम अश्विनी से भी हाल जानना चाहेंगे कि अमेठी रायबरेली सीट पर आज मतदान कैसा रहा। लेकिन हम ये चर्चा करें उसके पहले जनादेश में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। तो जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और थोड़ी देर पहले जो आंकड़े हमें बताए गए हैं, जो 5 बजे तक के जो आंकड़े अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से कंफर्म आंकड़े नहीं है मतदान के, लेकिन यूपी में 55% वोट हो चुका है, ऐसा हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र अमेठी से बता रहे थे। और इस वक्त मुजफ्फरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता धीरज। तो धीरज, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, हम 3 सीटों की बात कर रहे थे। एक मुजफ्फरपुर जहां पर आप मौजूद हैं, दूसरी सीट है सारण और तीसरी सीट है हाजीपुर। हाजीपुर को लेकर जो चर्चा इस वक्त देश में बातचीत चल रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पासवान परिवार के अंदर जो विवाद शुरुआत में सामने आया था चुनाव की घोषणा के कुछ समय पहले तक, तो क्या चाचा भतीजे की जो एक दूरियां नजर आ रही थी, क्या वो इन चुनावों के अंदर आज समाप्त होती हुई दिखाई दी? पूरे जोर शोर के साथ NDA के झंडे के तले जो है वो चाचा भतीजे दोनों के देखिए, जो सबसे अहम बात हाजीपुर की सीट की हम कर लें तो चिराग पासवान के साथ एक मजबूत पक्ष ये है कि चिराग पासवान हमेशा ये कहते रहे कि मैं PM का हनुमान हूं, नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान कहते रहे हैं और एक तरीके से NDA वोटर्स को साधने की वो कोशिश करते रहे हैं। और जहां तक आपने चाचा की बात की है, तो चाचा ने भतीजे के खिलाफ किसी तरीके की हिम्मत, जो चुनाव की अगर हम बात कर लें तो वो हिम्मत उनके खिलाफ नहीं दिखाई है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वहां जो चिराग पासवान का जो पलड़ा है वो बिल्कुल भारी है। और ये न केवल मैं कह रहा हूं, जबकि वहां के जो मैं कुछ स्थानीय जनता से भी जो हमने बात की, स्थानीय जनता का भी यही कहना था। देखिए, बिहार में 2 समीकरण बहुत अहम है, बहुत मायने रखता है। वो समीकरण है महिला वोटर्स, क्योंकि बिहार अगर राज्य की पृष्ठभूमि को देखें तो यहाँ माइग्रेशन बड़े पैमाने पे होता है और बड़े पैमाने पे जो माइग्रेशन होने के बावजूद, बड़े पैमाने पे माइग्रेशन होने के कारण जो मतदाताओं का, जो महिला मतदाताओं का जो रुझान जिस तरफ जाता है उसी तरफ बिहार का वोटिंग पैटर्न जाता है। महिलाओं के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि उसका पुरुष परदेश कमाता है, उसको घर चलाना होता है, उसको आसपास देखना होता है, उनको बच्चे की पढ़ाई की चिंता होती है। तो महिलाओं को जिस प्रकार से चाहे केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला हो, चाहे राशन का लाभ मिला हो, चाहे शौचालय का लाभ हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ हो, या ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को धीरज, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारा संपर्क फिर से अश्विनी मिश्रा से जुड़ गया है। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता अमेठी में मौजूद है। अमेठी में अश्विनी, हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि 52% वोटिंग टर्नआउट ये हो चुका है 5 बजे तक, जो आप बता रहे थे मुझे। लेकिन हम पिछली बार का आंकड़ा देखें तो 54% यानी 54% मतदान हुआ था। हालांकि सुधार होने की भी पूरी उम्मीद है। जब इतना हॉट मुकाबला था, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत अमेठी में झोंक दी थी, स्मृति ईरानी लंबे समय से प्रचार कर रही थी, उसके बाद भी क्या 52% जो मतदान हुआ है, क्या वो कुछ कम नहीं लगता है? अश्विनी? नहीं, और मतदान प्रतिशत निश्चित तौर से इससे ज्यादा होगा। 52.68% 5 बजे तक हो चुके हैं और ये निश्चित तौर से अभी 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। ये सिलसिला 7 बजे से शुरू हुआ है और लगातार ये सिलसिला कभी टूटा नहीं है। भले ही गर्मी रही, शुरुआत में लोगों का आने का सिलसिला तेज रहा। 12 से 1 बजे 2 बजे तक लोगों का आने का सिलसिला थोड़ा कम रहा। अभी भी लोग आ रहे हैं और ये भी नियम है कि
जो कतारबद्ध लोग मतदान केंद्रों तक लगे रहेंगे 6 बजे तक, उनका मतदान अंतिम समय तक कराएगा जब तक संपूर्ण नहीं हो जाता। तो निश्चित तरीके से अगर देखें तो मतदान प्रतिशत जो है वो पिछले के मुकाबले बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। जो मुकाबले की आप बात करें, मुकाबला निश्चित तरीके से अगर देखें तो बहुत हॉट मुकाबला था, काफी जबरदस्त मुकाबला था। पिछली बार जब 55,120 या 55,220 वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी थी और उनको दक्षिणा पथ अभियान अपना शुरू करना पड़ना था और वो वायनाड से सांसद चुनकर संसद में प्रतिनिधित्व करते रहे। यही बगल की सीट पर रायबरेली में इस बार उन्होंने अपना पर्चा भरा, लेकिन उन्होंने अमेठी से पर्चा नहीं भरा। इस बात को भी लेकर लोगों में कहीं ना कहीं हताशा है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें ऐसी थी जो गांधी परिवार से संबद्ध रहती थी। रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो रायबरेली आज राहुल गांधी दिन भर रहे, अलग अलग बूथों पर जाकर उन्होंने मतदाताओं से मिलने की कोशिश की, अपने पक्ष में जिस तरीके से स्थितियां होती है निरीक्षण करने की कोशिश की। बछरावा के पास जब एक वो बूथ पर पहुंचे, एक मंदिर के पास बूथ था, तो वहां ये भी स्थितियां हैं कि जब लोगों ने राहुल गांधी के विरोध में नारे भी लगाए। यानी कि जिस तरीके का दीवानगी अमेठी में लोगों को देखने को मिलती थी राहुल गांधी या गांधी परिवार के प्रति, वो कम तो हुई है। साथ ही साथ राहुल गांधी को विरोध भी झेलना पड़ा, भले ही वो राजनीतिक विरोध रहा हो, जनसामान्य का विरोध न रहा हो, लेकिन उनको गो बैक के नारे का सामना भी करना पड़ा अमेठी में, नहीं रायबरेली में। रायबरेली में ये रायबरेली का कौन सा इलाका था जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई है? टूटा है। रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में जो बछरावा के पास। अच्छा, अगर हम अमेठी की वापस अगर अमेठी पर आए तो अमेठी 2014 के पास जब वो आज दिन भर राहुल गांधी रायबरेली के अलग अलग सीटों पर है जी। ठीक, अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी में 2014 और 2019 में कई शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची थी। क्या इस बार मतदान में, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार जो इंटरव्यू दे रही थी, हम वो इंटरव्यू सुन रहे थे, वो बात बार बार करती थी कि अमेठी के अंदर वो आरोप लगाती थी कि कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरिंग तक करती थी या वोटरों को मैनेज करने की कोशिश करती थी। आरोप वो कुछ दिन पहले तक लगा रही थी पिछले चुनावों का हवाला देकर। इस बार 2024 में मतदान कैसा रहा? क्या कुछ शिकायतें सामने आई या शांतिपूर्वक, पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान जो है अमेठी में अब संपन्न होने जा रहा है? अश्विनी। देखिए, इक्का दुक्का शिकायतें केवल ईवीएम खराब होने की या सुबह में जब मतदान शुरू होता है तो ईवीएम के माल फंक्शनिंग की आई थी। वो रायबरेली में भी आई थी, अमेठी में आई थी, जिसको प्रशासनिक तौर पर बहुत त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों ने उसको संपन्न किया और वहां पर ईवीएम को रिप्लेस किया गया। उसके अलावा अगर देखें तो कहीं भी किसी तरीके का कोई ऐसी स्थितियां नहीं बनी, चाहे वो रायबरेली हो चाहे वो अमेठी हो, कि जहां पर मताधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की गई हो। वजह उसकी ये है कि बहुत जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ और अन्य जवान लगाए गए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ पर इन्वॉल्व होती नहीं है, बाहर की फोर्सेज होती है। तो किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी की आशंका या फिर किसी तरीके से किसी के व्यक्तिगत ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा प्रभावित करने की कोशिश अब फिलहाल इन क्षेत्रों में नहीं रह जाती है। ठीक, जिन क्षेत्रों की अगर जी अभी अश्विनी और धीरज हमारे साथ बने रहें। और अभी हम आज दूरदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास बातचीत की, हमारे संवाददाता रीमा परासर के साथ उन्होंने खास मुलाकात की है, खास बातचीत की है। इस बातचीत में हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा परासर के हर सवाल का जवाब पीएम मोदी ने दिया, जो आज के इस चुनावी माहौल में जरूरी है। सबसे पहले पीएम ने डीडी न्यूज के दर्शकों को शुभकामनाएं दी और डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में पीएम ने संविधान पर खुलकर बात की और कहा कि वो संविधान की पूजा करते हैं, इसके लिए उनके लिए संविधान सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ है। पीएम ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को भी घेरा उन्होंने और कहा कि कांग्रेस के परिवार ने संविधान का चीरहरण किया है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है,
खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एमपीसी के सिवा कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो डीडी न्यूज की सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पराशर के साथ खास बातचीत कर रहे थे। फिलहाल जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी चुनावी चर्चा जारी रहेगी। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है जनादेश में। और आज 5वें दौर की 49 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और कुछ ही देर में जो है वो आंकड़े आ जाएंगे कि 5 बजे और उसके बाद जो लाइनें लगी हुई थी, कितना मतदान हुआ है, कितने मतदान प्रतिशत हुआ है। यूपी की 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, वहीं बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और वहीं से हमारे साथ मौजूद है अमेठी से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा और मुजफ्फरपुर से धीरज कुमार। अश्विनी, हम जब बात कर रहे थे अमेठी की, तो आपने बताया कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार से ज़्यादा हो सकता है। पिछली बार 54% था, अभी तक 52% का आंकड़ा आ चुका है और ये वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ सकता है, यानी पिछली बार से बेहतर वोटिंग परसेंटेज अमेठी में दिख रहा है। लेकिन हम अमेठी से सटे रायबरेली की बात करें तो रायबरेली के अंदर मतदाताओं के बीच किस तरह का उत्साह नजर आया अश्विनी? देखिए, रायबरेली में उत्साह और ज्यादा है। 56.26% मतदान हो चुका है रायबरेली में। रायबरेली जो सीटें हैं, चाहे बछरावा 58% के आसपास, हरचंदपुर 58% के आसपास, रायबरेली सदर 54% के आसपास, सरेनी और ऊंचाहार 55% के आसपास। उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों की जिनकी बात आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ही मैं सीटों की सारी बात बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, 1 सीटें केवल पिछली बार रायबरेली सोनिया गांधी जीती थी और सारी सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही थी। 52.68 अमेठी, बांदा 57.38, बाराबंकी 64% के आसपास, फैजाबाद 57% के आसपास, फतेहपुर 54.56, गोंडा 50%, हमीरपुर 57%, जालौन 53.73%, झांसी 61%, कैसरगंज 53%, औसत से तकरीबन कम माना जा सकता है। लखनऊ 49.88%, जो कि बेहद कम है। शहरी क्षेत्र होने के कारण थोड़ा सहूलियत पसंद लोग वहां पर होते हैं। तो माने कि रायबरेली में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग इस बार मतदान हुआ है। रायबरेली 56% के आसपास है। जी, निश्चित तौर से जो आंकड़े हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं और ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 6 बजे तक तो मतदान ही चल रहा है। 7 बजे तक
थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। रायबरेली, अमेठी और पूरे मतदान का प्रतिशत क्या रहा? 11:45 तक। जी, हमारे साथ योगेश शीतल जुड़ चुके हैं, मुंबई के बांद्रा से मौजूद हैं और उत्तर मध्य पूर्व सीट जहां से पीयूष गोयल चुनावी मैदान में, वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। पूरा दिन कैसा रहा, किस तरह का मतदान का प्रतिशत रहा योगेश शीतल, और किस तरह की हलचल उत्तर मध्य मुंबई सीट पर देखने को मिली? देखिए प्रखर, मुंबई की जो 6 सीटें हैं दोनों, अगर आप 6 सीटें देखें तो वोटिंग एवरेज रहा है करीब 50% के करीब जो है वो मतदान रहा है। अगर आप महाराष्ट्र का ओवरऑल देखें 48.66% का अभी तक का जो आंकड़ा है वो बता रहा है। अगर आप अलग अलग जो 13 कंस्टिट्यूंसी अगर आप उसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो पालघर में 54% है। इससे ज्यादा हुई है डेंडारी में, डिंडोरी जहां पे 57% है। वहां पे जो भारती पवार है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो वहां से कंटेस्ट कर रही है। अगर आप पूरे मुंबई के अगर आप कंस्टिट्यूंसी को देखें 2019 में 6 की 6 सीटें एनडीए के पास आई थी, 3 सीटें बीजेपी की थी, 3 सीटें शिवसेना की थी। इस बार शिवसेना बढ़ चुकी है। ऐसे में कल्याण और थाने, ये तो ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां पे सेना के ही 2 कंटेस्टेंट हैं, अलग अलग जो सेना का फैक्शन है उसके कंटेस्टेंट। अगर आप मुंबई की सीटों को देख लेंगे तो बड़े नाम अगर हैं, जिसमें कि उज्जवल निकम है, उज्जवल निकम का कंटेस्ट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जो वर्षा गायकवाड़ है वो कांग्रेस की बड़ी नेता रही है, मंत्री भी रही है, लगातार वो चुनती आई है। उससे पहले उनके पिताजी जो थे वो चुनते आ रहे थे। ऐसे में प्रचार ये किया जा रहा था उज्जवल निकम के खिलाफ कि वो बाहरी है, क्योंकि जलगांव से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक बार रैली हुई थी यहाँ पर, और उस जो शिवाजी पार्क की रैली में हुई थी उसमें जिस तरीके का उत्साह देखा गया था, खासकर जब राज ठाकरे वहां पे आए थे, तो लगा था कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो कई तरीके से करवट ले रही है। और वो किस तरीके का आप कह सकते हैं कि ये अंतिम करवट किस तरफ बैठेगी, ये मुझे लगता है कि अब जल्द ही लोगों के सामने होगा। और खास करके जो मुंबई की सीटें उस पर इसलिए भी ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि जितने भी शीर्ष नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत जो है मुंबई की उन सभी सीटों पे, जो आप कहें तो एक तरीके से पूरी ताकत उन्हें झोंकी हुई है। और ऐसे में चाहे शिवसेना हो या एनसीपी का जो 2 विंग हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटी का टेस्टिंग जो है इसी चुनाव में होना है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि अपनी पूरी ताकत, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता को दिखाने का यही एकमात्र मौका जो है वो उनके पास रहेगा। इसलिए ये चुनाव जो है खास करके मुंबई और खासकर सब अर्बन एरिया जहां पे ज्यादातर आबादी जो है वो रहती है, वो मुंबई काम करने के लिए आती है, माइग्रेंट्स का बड़ा पॉपुलेशन रहता है, उनपे इस चुनाव में नजर रहेगी। और फिलहाल मतदान का जो आंकड़ा है, मुझे लगता है ऐसा अश्विनी भी बता रहे थे कि आंकड़ों में अभी सुधार संभव है, क्योंकि बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े हैं बहुत ही शुरुआती दौर के आंकड़े हैं। अब इनमें शाम तक और सुधार होगा, देर रात तक और सुधार होगा, और अगले 24 घंटे बाद ही हमें सही आंकड़े मिलेंगे। लेकिन चुनावी आंकड़ों की बात इसलिए करनी पड़ती है, मतदान के आंकड़ों की बात, कि पिछले 4 दौर में जो भी मतदान के आंकड़े रहे उनमें सबसे ज्यादा इस देश में चर्चा हुई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अश्विनी अमेठी से और योगेश आपका बांद्रा से बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश में खबरों का सिलसिला फिलहाल इतना ही, और चुनावी खबरें दिन भर अभी और भी बाकी हैं हमारे बुलेटिन जिनमें जारी रहेगी। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीडी न्यूज। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और समरकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। समरकूल।